Good morning, students. Ready with your books? Yes, we were reading lesson number 5. So open your book on page number 32. Lesson number 5 of your book, Panorama, page number 32. So we have read about Nazab and Fatima. Fatima was the daughter of a spice seller and she lived in Pakistan. And Najab was from the village Havda on the border of इंडिया। और हमने पढ़ा था कि वो फातिमा से मिलने के लिए डेजर्ट को क्रॉस करके वहां जाने का सोचता है, डिसाइड करता है। एंड पचमई पीर को सबसे पहले अपनी होमेज देने के लिए वो वहां पहुंचता है। और जैसा कि वहां का कस्टम है, अगर वहां वहां खाना रख करके थाली बजाई जाती है, अगर जेकॉल खाने को खा लेते हैं तो वो एक शुभ शगुन माना जाता है। और अगर वो लोग वो जेकॉल्स नहीं आते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो वो इल इफेक्ट यानी कि बुरा शगुन माना जाता है और जर्नी कैंसिल कर दी जाती है। वहां पर जो लैंप जलाया जाता है वो खावदा विलेज से दिखाई देता है। और नजब ने जब इस कस्टम को फॉलो किया तो जेकॉल्स ने आकर के उस खाने को खा लिया। दैट मीन्स इट वाज अ गुड ओमेन और अच्छा शगुन देख करके नजब ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। Najab bowed before the flame and set out. He left behind the camel thorn shrub and the area once famous for its savannas of stunted grass, but now sere and brown as desert. He had left behind all human habitation, Turan being the last village. For the next 3 days, he would not be seeing any bungas, those one-room mud houses circular at the base, but tapering into conical thatch roofs. Uh, can you tell me uh, कहाँ तक हमारा हो गया था ये? ओके,
ओके संदीप। Which page number? Sandeep, can you tell me the page number? Is it page number 34? Sandeep, Fatima backend him like a mirage. यहाँ तक हो गया था. Okay, then let us continue. So, Najab bowed before the flame and set out. He left behind the camel thorn shrubs. सारा उसने पीछे छोड़ दिया था जो कैमल थॉर्न shrubs हैं, यानी कि बावल थॉर्न जो कैमल खाते हैं. और एक कभी ये जगह सवाना ग्रासलैंड के लिए फेमस थी. सवाना इज द नेम ऑफ ग्रासलैंड. लिमिटेड हाइट तक ग्रास होती है, लेकिन अब यहाँ घास की जगह सिर्फ सूखी हुई कुछ झाड़ियां थी और बाकी रेती रेत थी. एंड ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, यानी कि अब सारे लोगों को उसने जहां जहां भी जो गांव वगैरह थे वो सब पीछे छूट चुके थे. पुरान बीइंग द लास्ट विलेज. और अगले 3 दिन तक उसको कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं दिखाई देगा, यानी कि कोई गांव उसके रास्ते में नहीं पड़ेगा. ही विल नॉट सी एनी भुंगास. भुंगास होते हैं जो एक सिंगल रूम वाले मड हाउसेस होते हैं, गोल बने हुए होते हैं और उन पर थैश कोनिकल रूफ होती है. तो अब उसको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय सैंडस्केप के, यानी दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत अब उसके सामने थी. वाटर स्प्लैश्ड इन छागल्स. छागल्स जो मोटा कैनवस का कपड़ा होता है उसमें उसने पानी रखा हुआ था. और पीर का नाम लेकर के नजब हुसैन आगे चल दिया. नजब डिफिडेंस was notorious among his friends. नजब की जो इमेज थी वो अच्छी नहीं थी. उसके फ्रेंड्स की नजर में ये था कि नजब जो है वो बहुत ही शर्मीला शाय नेचर वाला लड़का है, जो किसी लड़की के नाम पर भी जिक्र पर भी शर्मा जाता है. और इंट्रोवर्ट था वो. A strangely introverted lad with dreamy eyes. No one had ever associated him with any act of bravado. तो वो इंट्रोवर्ट था, यानी कि ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, ना ही किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करता था. बस उसकी आंखों में कुछ सपने थे. एंड ही वाज ऑलवेज लॉस्ट इन हिमसेल्फ. अपने आप में ही वो खोया रहता था. कभी उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसको कोई बहादुरी वाला एक्ट कहा जाए.
His father Aftab would say, all that my ancestors and I have acquired during 100 years, this lad will squander away, not because he is a spendthrift, but because he will be too shy to charge money for what he sells. और उसके फादर कहा करते थे कि ये लड़का एक दिन जो भी संपत्ति मैंने और मेरे पूर्वजों ने अर्जित की है, अर्न की है, उस सबको ये उड़ा देगा, खत्म कर देगा। इसलिए नहीं कि ये बहुत खर्चीला है, फिजूल खर्च है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये इतना शर्मीला है कि ये किसी से पैसे भी नहीं मांगेगा, जो चीज बेचेगा उसके लिए। He had crossed the Rhine on 4 occasions earlier, though he had turned 20 only a month ago, but each time he had either accompanied his father or that wily old smuggler Jaman, the veteran of 100 illegal trips into Sindh. Each time they had taken Tendu leaf worth about 500 and sold it across the border for 1200. But between the payoff to officials and to the intermediaries who arranged the sale of BD leaf, to the man who took the camel out to graze, and to the friend or relative who harbored them, there was precious little left. It was just enough to buy some used sterile garments, and then it was time to make the long trek back across the desert. तो इससे पहले भी 4 बार वो रैन को क्रॉस कर चुका था और अभी उसकी एज ओनली 20 इयर्स थी। वो भी पिछले महीने ही वो 20 साल उसने पूरे किए थे और हर बार लेकिन वो अपने फादर या वो अंकल स्मगलर जमन के साथ गया था और ये इलीगल ट्रिप के लिए जाना जाता था स्मगलर जमन। ये लोग स्मगलिंग करते थे तेंदू लीफ की, जिससे कि बीड़ी बनाई जाती है। तो 500 का खरीद करके बॉर्डर क्रॉस करके वहां 1200 तक को बेचते थे और जो प्रॉफिट होता था उसमें से काफी इनको जो ऑफिशियल्स हैं उनको हफ्ता रिश्वत देनी होती थी। इंटरमीडियरीज यानी कि दलालों को देना पड़ता था जो बीड़ी की सेल को अरेंज करते थे, बीड़ी लीफ की सेल को यानी कि तेंदू लीफ की सेल को, एंड जो कैमल को चराने के लिए ले जाते थे या जिन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर इनको रुकना होता था, ठहरना होता था, तो उन सबको देने के बाद बहुत कम पैसा बचता था। उससे ये लोग टेरिलिन गारमेंट खरीदते थे। टेरिलिन इज द टाइप ऑफ अ क्लॉथ। वो खरीद करके यहाँ ला करके उसको वापस बेचते थे। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज ट्रिप्स दैट दे हैड स्टेड विद कालिशा द क्लोथ सेलर। और इन्हीं ट्रिप्स में से एक में वो लोग क्लोथ सेलर जो लॉन्ग बेचता है, कालिशा व्यापारी जो है, उसके पास रुके थे और वो नजब की मदर का दूर का रिश्तेदार था। He is a distant relative of your mother, his father had told Najab. Kale Shah was tall and well fleshed, and his thick, jeweled face had a purple tinge about it, as if somewhere along the way it had got stuck with a discolored patch. He always wore a tamad of black and white check. Within a day, Najab discovered that the fellow was an absolute fraud who drove such a cursed bargain that for the first time in his hearing, father started mouthing obscenity. और जो काले शाह था, he was a tall and strong man, जो शक्ल से ही किसी बदमाश या इलीगल काम करने वाले व्यक्ति की तरह लगता था। और फर्स्ट जनरली वो ब्लैक और व्हाइट चेक्स वाला तहमद यानी कि लुंगी टाइप से पहना करता था और नजब ने देख लिया था कि वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है और उसके फादर को भी वो पसंद नहीं आया था। But his daughter Fatima was a hood with eyes so bright that they would have lit up the darkness of the underworld. She was taken by this quite pleasant young man, so ready with his smiles, but she could hardly elicit a word out of him. Fatima had been under pressure to get engaged to someone in the village known for his slurred speech and grotesque stammer. Just my luck to run into mute, she thought, but then as she caught him staring at her, she laughed back, and in the evening when Fatima repeated
The performance and her face flooded with excitement as if she dared him to take the next step. He had flung his arms around her in a reckless, dizzy movement. Yes, he would come again, he told her, and saw her start with disbelief, for he seemed to have answered her inarticulated question. Would he come again? This time he would come alone, with no father or uncle to cramp his style, and as he left, he looked behind to find her gaze following him, her eyes like a pair of storm lanterns in the dark. So Kalesha was not a good man, but जो उसकी daughter थी Fatima, she was very beautiful, just like a hoot, परी, जिसको अप्सरा जिसको बोलते हैं हम लोग. So she was very very beautiful. और फातिमा ने जब इस यंग मैन को देखा तो शी वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, लेकिन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी. और फातिमा पर प्रेशर था कि गांव के ही किसी व्यक्ति से उसको शादी करनी है जो ठीक से बोल भी नहीं पाता है. हिज स्पीच इज नॉट क्लियर, जिसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, अनक्लियर वे में जो बोलता है, और ग्रोटैक्स स्टैमर यानी थोड़ा बहुत हकलाता भी है. लेकिन वो सोचती थी कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है. बट जैसे ही उसने देखा कि नजब भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो दे स्माइल्ड एट ईच अदर, दे लाफ्ड, शी लाफ्ड बैक, और फाइनली दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर. नजब ने उसको प्रॉमिस किया दैट ही वुड कम अगेन, और उसकी फातिमा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था कि क्या वो दोबारा आएगा. और नजब डिसाइड कर चुका था कि दिस टाइम ही वुड कम अलोन, फादर या अंकल के साथ नहीं, बल्कि अकेले वो डेजर्ट क्रॉस करके आएगा फातिमा को ले जाने के लिए. Ever since his return to Khavda, Nazab had been straining to get away. What was there about Ran that he did not know? He could cross the Ran in the daylight, leave alone starlight, a thing none of his elders had dared to do. And one morning, Aftab was woken up by a shout from Jaman. What does the old dog want? He muttered, rubbing his sleepy eyes. Jaman asked about Nazab's whereabouts. और जब से वो खावदा यानी अपने गांव लौट करके आया था, तब से ही वो प्लानिंग कर रहा था कि उसको रैन यानी कि डेजर्ट को क्रॉस करके फातिमा के पास पहुंचना है. फिर उसने डिसाइड किया कि दिन के समय में वो डेजर्ट को अगर क्रॉस करने की कोशिश करता है, लीव अलोन स्टारलाइट, अ थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर्ड टू डू, जो कि अब तक उसके फादर या उसके अंकल किसी ने भी हिम्मत नहीं की है दिन के समय में डेजर्ट को क्रॉस करने की. और वन मॉर्निंग आफ्ताब वाज वोकन अप बाय अ शाउट. आफ्ताब यानी कि नजब के फादर की आंख खुली तो जमन बाहर चिल्ला रहा था, और वो बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें मसलते हुए बाहर निकले. तो जमन वाज आस्किंग अबाउट नजब, कि नजब कहाँ है. The boy has been sulking of late, but he should be around. Anyway, what business is it of yours? The old man did not hide his irritation. और आफ्ताब ने चिल्लाते हुए पूछा कि नजब कहीं भी हो, यहीं कहीं होगा, तो तुमको उससे क्या काम है? Who are you trying to fool, Aftab Mia? Asked the smuggler. Don't you know that Allah Rakha is also missing? In these border villages, the pattern of life was such that if a man was absent along with his camel, it was taken for granted that he had made a foray across the desert into Pakistan. और जब जमन ने बताया कि अल्लाह रखा यानी कि जो कैमल है वो भी मिसिंग है, तो इन जो ये बॉर्डर विलेजेस हैं वहाँ ये